तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है थोड़ा सा क्रिस्पी है, तो चलो बेसिक सेल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। आई बात समझ में? कंसेप्ट हुआ क्लियर? ये ना क्रेयॉन्स है ऑफ द प्लांट की तरह। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी गाइस। काम खत्म, कहानी खत्म, तबाही डन। Hello friends, a very warm welcome to all of you on the channel of Infinity Learn ICSC on popular demand। भाई हम लेके आ गए हैं one shot smart revisions for you guys only। आज हम करेंगे the chapter of cell, the independent unit of life, right? बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल independent, है ना? My name is Devika and I am your biology tutor and I very warm-heartedly welcome you to the channel. Please hit the like button and let's get started with the one-shot view of the cell. इस पूरे एक छोटे से वन शॉट वीडियो में हम समझ जाएंगे इस पूरे चैप्टर को और सारे के सारे मार्क्स कर लेंगे अपने पॉकेट के अंदर। आ जाओ तो फिर चालू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, तो भाई व्हाट इज अ सेल, है ना? सबसे पहले सेल किसने बताया कि इसको सेल कहा जाता है? सो वी स्टार्ट विद अ बिट ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल। आपने वैसे इसे 9th ग्रेड में भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है थोड़ा सा क्रिस्पी है, राइट? तो हम वैसे ही बिल्कुल तैयारी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसे पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो इन्हें जानते होंगे आप, रॉबर्ट हुक इनका नाम है, राइट? हु गेव अस द सेल, राइट? सेल का टर्मिनोलॉजी ही टोल्ड अस टू, इसे भाई हम सेल कह सकते हैं। तो व्हाट हैपेंड, रॉबर्ट हुक 1665, ईयर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट रॉबर्ट हुक। ही सॉ समथिंग व्हिच इज लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? इन्होंने जब देखा तो इनके माइक्रोस्कोप जो इन्होंने बनाया था, राइट, ये एक ऐसा रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था एंड इन दैट रूडिमेंट्री माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क, राइट? कॉर्क वुडन पार्ट होता है जो बॉटल को कैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो होगी बॉटल पड़ी हुई, तो इन्होंने वहाँ से कॉर्क का थिन स्लाइस लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब इन्होंने देखा तो व्हाट डिड ही सॉ सर्टेन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। उन्हें ऐसे जब वो ड्रॉ करते चले गए, उनको लगा रही है तो कुछ ऐसे खाली खाली से छोटे छोटे रूम्स जैसे दिख रहे हैं एंड दैट्स व्हेन ही कॉल्ड देम एज द सेलुले, उनकी लैंग्वेज में, राइट? एंड दैट्स हाउ ही गेव अस द टर्म सेल। बट उन्होंने क्या देखा? कॉर्क की सेल देखी। क्या देखा? कॉर्क सेल देखा। कॉर्क सेल क्या है? कॉर्क सेल एक वुडन पार्ट है जो कि प्लांट का डेड टिश्यू कहलाता है ना? तो whatever he saw were the dead cells and that's why they were empty over there। अंदर खोखला था, कुछ नहीं था उधर, right? Then comes your Antony von Leeuwenhoek, right? एंटनी वॉन लिवनहुक को हम आज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ही सॉ दी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। ही ऑल्सो बिल्ट हिज ओन स्मॉल माइक्रोस्कोप जो कि एक बिल्कुल ब्रास की प्लेट का था एंड देन ही ऑल्सो पुट अ स्क्रू एंड वहाँ पे एक सैम्पलिंग होल्डिंग स्टेज जैसा भी बनाया एंड देन ही वॉज ऑब्जर्विंग थिंग्स। ही वॉज ऑब्जर्विंग एवरी डैम थिंग। ही ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। उन्होंने पॉन्ड से पानी को उठा के लाया, उसको ऑब्जर्व किया, उसमें कुछ चीज़ें हिलती दुलती उन्हें नजर आई, उसे उन्होंने एनिमिकल्स बुलाया एंड देयर योर एंटनी वॉन लिवनहुक बिकम्स द वेरी फर्स्ट वन टू सी द लिविंग सेल्स। सवाल सीधा, क्वेश्चन भी सीधा, राइट? सो ही डिस्क्राइब दैट देयर आर लिविंग सेल्स। भैया छोटी छोटी एनिमिकल्स दिखाई दे रही है, राइट? सो दैट वाज योर एंटनी वॉन लिवनहुक। आज हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी में हम बात करते हैं रुडोल्फ रिचो की। रुडोल्फ रिचो जो बिल्कुल 19th सेंचुरी के आसपास बेसिकली इन्होंने और 2 साइंटिस्ट जो इनसे पहले सेल थ्योरी को बता के चले गए थे उसको मॉडिफाई किया, राइट? सो शेल्डन एंड शॉन। सो हमारे पास थे एमजे शेल्डन और थेडोर शॉन। एमजे शेल्डन ठहरे बॉटनिस्ट and जो थेडोर शॉन थे, that guy was a zoologist. So they proposed individually, they proposed that cells make up, many cells come together to form plants। शेल्डन ने कहा, शॉन ने कहा,
for the Théroichon, he said the same thing for the animals, and then they proposed a cell theory combinedly because एक ही तरफ जा रहे थे, and that's how we know कि cell is the basic unit of life, right? अब इसमें Rudolf Virchow आए, he gave us the modern cell theory, और इनने बोला omni cellulae celluli, मतलब क्या कि सेल एग्जिस्ट और दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इटसेल्फ, राइट? इन्होंने कहा कि भाई सेल्स कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो आती है, कोई आसमान से नहीं टपकती, क्योंकि लोग थे जो ये कह रहे थे कि हाँ ये यहाँ वहाँ से आती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? तो ये था एक ब्रीफ हिस्ट्री बिफोर वी बिगिन द एक्चुअल चैप्टर. नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया यहाँ पे जो सेल्स है, दे आर, every living organism is made up of cells, so they are the basic unit of life. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैडम, बिल्कुल सही, right? So cells are actively dividing, omnicellulae celluli, that's how they form the new tissue. What's a tissue? Group of cells coming together to perform a particular kind of function. They also originate from the same origin, right? तो उसे हम tissue बुलाते हैं. फिर आती है बारी कि भाई वाइटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस, हाँ, टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सेल जो है नंबर में ग्रो करते हैं, कभी कभार साइज में भी, लेकिन मोस्टली दे ग्रो इन द नंबर्स एज वेल, राइट? सो नाउ दिस सेल्स परफॉर्म अ एक्टिविटी which are basically contributing towards an individual task. एक टास्क ले लिया और उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं. तो चलो बेसिक सेल स्ट्रक्चर को समझते हैं. बेसिक सेल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि भाई प्लांट और एनिमल्स की सेल्स अलग अलग होती है. ये यूकैरियोटिक सेल्स है जो आप देख रहे हो, है ना? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 9. हाँ, हम जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, राइट? सो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. फंक्शन क्योंकि एक बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, स्ट्रक्चर क्योंकि ये इकट्ठा आके ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाती है, एंड देन वी गेट देन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर आवर स्ट्रक्चर्स. यस, व्हाई नॉट? परफेक्ट, राइट? नाउ they come from the pre-existing cells. Now here what you are seeing, my dear students, this is a plant cell. ये क्या है? ये एक plant cell है. क्या आप इसे पहचान पाए? मैं पूछूं कैसे पहचान पाए? बताओ कैसे पहचान पाए इस चीज को कि आप ये plant cell है मैडम? देखो कुछ खास बातें जो प्लांट सेल के ऊपर, अभी यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये सेल है एक पूरा, हाँ, उसके बीच में ऑर्गेनल्स है, एंड व्हाट एल्स यू हैव अ वेरी यूनिक ऑर्गेनल विच इज क्लोरोप्लास्ट. आप तो जानते ही हो, नाम तो सुना ही होगा, राहुल नहीं, क्लोरोप्लास्ट. हाँ, सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनल है. देन व्हाट डू यू सी ओवर हियर? यहाँ पे आपको बढ़िया सा सेल वॉल दिखाई दे रहा है. हाँ मैडम, दिखाई दे रहा है. तो सेल वॉल है तो ये एनिमल नहीं हो सकता. और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, राइट? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो आपको एनिमल सेल में कभी नहीं दिखाई देगा. ऊपर से इसका जो सेल वॉल है काफ़ी रिजिड है, एक बढ़िया सा शेप इसको दे रहा है, राइट? बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं लगभग आपको प्लांट और एनिमल सेल में सेम ही मिलेंगे. चलो एनिमल सेल को भी देखते हैं. ये रहा आपका एनिमल सेल. अब इसका देखो ना, नाजुक सी सतह है, राइट? इसका जो आउटर कवरिंग है दैट्स क्वाइट नाजुक बिकॉज इट डू नॉट हैव अ सेल वॉल, राइट? हियर वी स्टार्ट डायरेक्टली विद अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको गौर करनी चाहिए. तो यहाँ पे सेंट्रोजोम्स दिखाई देंगे, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगा. और क्या आपको कोई वैक्यूल दिखाई दे रहा है? नहीं, राइट? यहाँ पे वैक्यूल्स जो है ऐसे इतने बड़े बड़े नहीं हो सकते, और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह उसको लेने को दी जाती है. वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. वी हैव स्टोरेज सेल्स अलग से हमारे पास है काम करने के लिए वो काम, राइट? और हमें टर्जिडिटी और रफ ऐसे टाइट सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी नीड देम सॉफ्ट, दैट्स वाई, राइट? सो अभी हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन एन ऑर्गेनिज्म? बताओ, सवाल आपके लिए है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स? तो भैया डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो कितने?
एक सेल मैडम, राइट। तो अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया हो गया आपके प्रोटोजोन, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, हाँ, ईस्ट इज अ फंजाई, ठीक है, ये एक फंजाई है। तो इसमें सिंगल सेल है, दिस आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, whereas on the other hand the multicellular organisms will have many cells, right, will have many small cells, जैसे कि छोटे वी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिक्स है, लेकिन इसमें भी काफ़ी नंबर के सेल्स है, जैसे कि स्पायरोजाइरा हो गया, वोल्वॉक्स, यूल्थ्रेक्स आर मेड अप ऑफ फ्यू हंड्रेड सेल्स। अब जैसे जितनी बॉडी, जैसी जिसकी आवश्यकता, उतने उसमें नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव काइंड ऑफ अ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ओवर देयर, राइट, बहुत ज़्यादा सेल्स है हमारे पास। अब एलिफेंट में तो इससे भी ज़्यादा होंगे, क्यों, राइट। सो बिग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, टाइगर्स, फिश, ट्रीज, ऑल आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स टुगेदर, कई ज़्यादा सेल्स यहाँ पे आती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स तो हम समझ गए, क्या बात, दो चीज, एक तो यूनिसेल्युलर हुआ, दूसरा मल्टीसेल्युलर हुआ। यूनिसेल्युलर मतलब कि आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स एंड एक फंजाई जो ईस्ट की बात की, मल्टीसेल्युलर बाकी हम सब, राइट। अब यहाँ पे साइज ऑफ सेल क्या है, साइज ऑफ सेल कैन वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल टू बिग, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे आपको जो देख रहा है वो है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यार माइकोप्लाज्म, ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है, राइट। ये कुछ नहीं बट एक बैक्टीरिया ही है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, राइट, इसके पास सेल वॉल ही नहीं है। फन फैक्ट की बात बताऊं, सो दैट्स द फन फैक्ट फॉर यू, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। पूछो क्यों, पूछो 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 क्यों, अरे इसलिए क्योंकि इनके पास सेल वॉल ही नहीं होती, इनका कोई शेप ही नहीं होता, पता ही नहीं चल रहे थे, ये बहुत ही पैथोजेनिक होते हैं, दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एंटीबायोटिक्स को भी रिस्पॉन्स नहीं करते, तो हुए ना जोकर, ठीक है। अब ये जो माइकोप्लाज्म है, दे आर द स्मॉलेस्ट वन, दे आर द स्मॉलेस्ट वन, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बस इसके बाद तो वायरस ही आ जाएगा, राइट। खैर वायरस को हम सेल मानते ही नहीं है, क्यों नहीं मानते आगे बताऊंगी, बने रहो मेरे साथ, ठीक है। अब अगर हम देखें कि सेल साइज, अरे शेप्स भी है, साइज भी है, ठीक है, अब भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ देम आर देयर। नाउ हियर यू सी दैट ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल दैट वी नो, ओके, सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग का होता है। ह्यूमन बॉडी में स्पर्म सेल जो है वो सबसे छोटी सेल कहलाती है, सबसे छोटी सेल इज द स्पर्म सेल, राइट, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल इज द स्पर्म सेल एंड द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी वुड बी द ओवम, ठीक है, इसके बाद ओवम आएगा। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल किसे कहते हैं पता है, नर्व सेल्स को, नर्व सेल को हम लॉन्गेस्ट सेल कहते हैं, मोटा नहीं कह रहे, लंबा कह रहे हैं, है ना। तो लॉन्गेस्ट यार एक हाथ फीट की लंबी हो जाती है इन अस एंड इन जिराफ, राइट, दिस कैन बी द 3 फीट लॉन्ग, ये 3 फीट लंबी हो सकती है, दैट लॉन्ग इट कैन बी, राइट। सो दैट इज द सेल्स। नाउ शेप ऑफ सेल्स, इतनी तो चीजें पढ़नी हमें, और क्या पढ़ना है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, राइट। शेप ऑफ सेल्स, सो शेप ऑफ सेल्स क्या है भाई, अलग अलग शेप ऑफ सेल्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, पिछली स्लाइड में ही देखा था, मैंने आपको दिखाए थे। आरबीसी जो है वो डिस्क शेप है ना, डिस्क शेप है, बीच में से पचका हुआ है, इमेजिन इट लाइक अ पेड़ा, ठीक है, पेड़ा, और इसको बीच में से प्रेस कर दिया, दैट्स योर आरबीसी, राइट। बाई कॉनकेव शेप इसे हम कहते हैं, सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैन बाइंड टू इट, राइट। वी हैव ओवम लॉन्ग, नर्व सेल विच इज अ लॉन्गर वन, ओवम राउंड है, स्पर्म सेल के पास फ्लैजेला है सो दैट इट कैन मूव, स्मूथ मसल्स हैव स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप मतलब कि ऐसा शेप जो कि बीच में मोटा हो और साइड में पतला, राइट, टैपरिंग एंड्स, तो स्पिंडल शेप। और फिर एपिथेलियम कुछ क्यूबॉइडल है, कुछ कॉलमिनार मतलब कॉलम शेप की है, कुछ स्क्वैमेश्ड है मतलब एकदम फ्लैट है, तो इनके शेप्स और साइजेस भी अलग अलग हो जाते हैं बेस्ड अपॉन द नीड, राइट। इसमें एक जो सेल है बहुत ही मज़ेदार है, हमारे पास भी एक ऐसा सेल है कि जिसका कोई पर्टिकुलर शेप या साइज ही नहीं है, क्या आप मुझे उसका नाम बता पाओगे, फटाफट चैट बॉक्स में बताना, अगर आप ये देख रहे हो फटाफट बताना, राइट। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज आर WBCs,
राइट। WBCs वैसे हमारे दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ऑल, राइट। खैर वो अगले दूसरे चैप्टर्स में कहीं पे हम पढ़ते हैं। लेकिन WBCs आर अमेबॉइड शेप, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, राइट। इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, दैट इज वाई दे कैन स्क्वीज देमसेल्व्स फ्रॉम द कैपिलरीज एंड रीच इनटू द लिम्फ ऑफ आवर बॉडी। आई बात समझ में? ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा है इन सेल्स का भैया, कैसा स्ट्रक्चर है? सो देर आर फ्यू कॉमन फीचर्स। नाउ व्हाट डू वी नीड to call a cell, bare minimum requirement to be classified as a cell क्या है? So look at this. Bare minimum classification is there should be a cell membrane, there should be the cytoplasm, the fluid inside the cell, the jelly material, and there should be the genetic material which is your deoxyribonucleic acid. ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी हम उसे सेल कहेंगे। अब यही आप वायरसेस के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करते चलना है गाइस, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो किताब में दिया है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन कंसेप्ट्स को भी समझते हुए चलते हैं। ठीक है, वायरसेस के साथ क्या होता है बेटा? वायरसेस के साथ क्या होता है? वायरसेस के साथ ना इसके पास कोई भी ठीक है, ये रहता है इसका कैप्सिड। ठीक है, इसे बुलाते हैं हम कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड इज द कोट प्रोटीन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है क्या? नहीं है। अंदर में रहेगा आपका जेनेटिक मटेरियल, कुड बी DNA, कुड बी RNA, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट साइटोप्लाज्म है क्या? नहीं है। दैट इज वाई यू वुड नेवर सी अ वायरस टू बी कॉल्ड एज अ वायरल सेल, वी कॉल इट एज अ वायरल पार्टिकल। व्हाट इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी? वायरल पार्टिकल। ओके, आ जाओ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को समझ रहे हैं हम लोग, है ना। तो आप जो अब यहाँ पे देख रहे हो अंदर से बाहर, है ना, तो छोटे छोटे ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स है। नाउ ऑर्गन्स आर बिगर, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, बट दिस आर द पार्ट ऑफ द सेल विच आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। So this cell organelles are surrounded by the cytoplasm. Where are they placed? They are placed in the cytoplasm. ये cytoplasm में embedded है, हाँ, ये cytoplasm में embedded है सारे के सारे आपके cell organelles. And यहाँ पे ये जो cell organelles है, if they are present, that means it is पक्का an eukaryotic cell, right? Bacterias में आपको ऐसा situation नहीं दिखाई देता है, बैक्टीरिया में होते ही नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, तो आप सारे उठा के देख लो, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, योर न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, योर सेंट्रोसोम, सारे के सारे, ठीक है, एवरीथिंग ओवर देयर विच आर परफॉर्मिंग द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, the membrane bounded structures which are present inside over there and performing particular function, उसे हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेल। तो मम्मी ने ऑर्गन क्यों नहीं बुलाया बेटा? थोड़ा सा फर्क है ना। क्या फर्क है, चलो समझते हैं। तो जो ऑर्गन्स है दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑर्गेनेल्स छोटू पार्ट ऑफ योर सेल, राइट। same but different. Now here we have each organ which is performing a function of a body, but here each organelle, ठीक है, हम कहेंगे each organelle has a specific function of the cell. इसके पास एक particular function होता है for the cell, है ना। इसके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है फॉर दी सेल टू परफॉर्म, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, दैट इज डूइंग प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस इज स्टोरिंग द जेनेटिक मटेरियल, सो अपना अपना काम करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ से भर के क्वेश्चंस आते हैं हमारी बोर्ड एग्जाम में। कौन सा मैडम? तो ये बेटा जी कि मेन कैरेक्टर्स हम समझेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ द सेल, फिर समझेंगे मेन कैरेक्टर उनका क्या है, और फिर हम समझेंगे चीफ फंक्शन क्या है। तो आ जाओ, रैपिड रिवीजन गाइस, कम ऑन, शो सम जोश एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पे मौजूद होती है? एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में मौजूद होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज,
मेन कैरेक्टर क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ये बनाएगा, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, सो इसे मैकेनिकल सपोर्ट देगा, राइट. सो इट इज नॉन डिवाइडिंग, ये डिवाइड नहीं होती है, बिल्कुल डिवाइड नहीं होती है, दे आर रिजिड, राइट. फ्रीली परमिएबल होता है, कुछ भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज से बनी होती है इन केस ऑफ प्लांट्स. अगर हम इसका चीफ फंक्शन देखें तो ये रिजिडिटी देती है, डिफाइंस द शेप ऑफ द प्लांट, है ना, प्लांट को एक शेप भी देती है, इट प्रोटेक्ट्स, इसको प्रोटेक्शन भी देती है, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल. इट अलाउज द वाटर, ऑक्सीजन, जितनी भी चीजें चाहिए अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें अंदर बाहर यहाँ से पैसिवली हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं. अब देख रहे हैं हम दूसरा वाला, विच इज बेसिकली द सेल मेम्ब्रेन. आपकी किताब से है डायरेक्ट बेटा. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, ये एक लिपिड बाइलेयर से बनी हुई चीज होती है, मतलब लिपिड है. कैसा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है. ये क्या करता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, एनी सेल फॉर दैट मैटर, राइट. एनिमल सेल में आउटर मोस्ट हुआ, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट है. इट लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल एंड द इन द प्लांट सेल. प्लांट्स में क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल वॉल बनेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी आपकी, ठीक है. दे आर फ्लेक्सिबल और वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है. दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल, देखो कहा था ना मैंने, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, सो इट इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर वेर यू हैव द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड इन बिटवीन ओवर देयर. ये क्या करती है, ये शेप तो देती है, एनिमल्स में हमारा तो शेप यहीं से आ रहा है सेल्स का, मोटा मोटी, है ना. एंड दे रेगुलेट एज दे आर सेमी परमेबल, दे आर लाइक द बाउंड्री बाउंसर्स, है ना. किसके अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना है, व्हाट कैन गो आउट, व्हाट कैन कम इनसाइड द सेल वुड बी डिसाइडेड बाय योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और AKA योर सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. अब आती है बारी द नेक्स्ट वन, विच इज साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक फ्लूइड, द मैट्रिक्स, बैकग्राउंड, राइट. background, it contains 90% of pani, water, right, and certain inorganic substances over there. ये जो है ये बेसिकली घर है आपके ऑर्गेनल्स के लिए. It contains all the cell organelles are embedded, so it hosts all the organelles over there, है ना. साइटोप्लाज्म क्या है, इसे वो फ्लूइड, पैकिंग फ्लूइड मान लो, ये ना पीछे ऐसे पूरे सेल में भरा हुआ फ्लूइड है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म. अब दिस इज द साइट ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. मेटाबॉलिज्म तो आप समझती हो, नहीं हो तो बता देती हूँ, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, राइट. फिर वेरियस सेल्स ऑर्गेनल्स कंटेन एंड यू नो दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, इनका अपना अपना फंक्शन है, तो ये अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चल रहा है. साइटोप्लाज्म गिव्स देम प्लेस टू बी देयर, राइट. वरना ये सारे ऑर्गेनल्स हम इधर गए तो इधर गिर जाते, इधर गए तो इधर गिर जाते, राइट. तो ये नहीं होता है, बिकॉज साइटोप्लाज्म है वहाँ पे, एंड इसमें ये सारी सेल ऑर्गेनल्स धसी हुई है, फंसी हुई है, होस्टेड है, एम्बेडेड है, कुछ भी कह लो. डोंट राइट धसी हुई फंसी हुई इन द एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का साइट जो है वो साइटोप्लाज्म होता है. सारा का सारा, पूरा का पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों भाई, ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं वहाँ पे, इसलिए, ठीक है. फिर आती है बारी आपके माइटोकॉन्ड्रिया की, द powerhouse of this cell, yeah, it's the powerhouse of this cell, and this is a double membrane structure, beautiful structure. It has a double membrane, outer membrane एकदम plain straight and inner membrane with lot of folds जिसे हम cristens कहते हैं. It's longer than the outer membrane and that is the site of your aerobic respiration. ठीक है. सो इट ऑल्सो कंटेन इट्स ओन वेरी ओन DNA. इसके पास अपना एक छोटू सा DNA भी होता है जो कि सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड है. ठीक है, ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड dsDNA, इसे हम बुलाते हैं dsDNA, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, राइट. इट इज़ अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये अपना काम छोटा मोटा यहाँ पे अपने DNA से करता है. DNA है तो छोटे मोटे राइबोसोम्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे ही होंगे. ठीक है.
अब यहाँ पे दे रिलीज एटीपी, सबसे तगड़ा काम इसका यही है, पावर हाउस इसे हम इसीलिए बुलाते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम के लेवल को भी मेंटेन करता है। सो इट ऑल्सो मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द सेल, सेल के अंदर वाला मामला ये कैल्शियम का संभाल लेता है। ठीक है, अब आती है बारी आपकी ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये एक साइड तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से चालू होता है, तो दूसरी साइड ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक जाता है, राइट। सो वन हैंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड द अदर हैंड इट इज गोइंग टिल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल बाहर तक, राइट। तो एक ट्यूब का नेटवर्क बना रहा है, जालीदार नेटवर्क। So it is forming a tubular network of double membrane inside the cell. साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर और शेप और सपोर्ट भी दे रहा है इस तरीके से, राइट। अब ये कनेक्टेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब यहाँ पे दो टाइप के ईआरस होते हैं, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है भैया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूजा है भैया RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डूइंग द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। काम खत्म, कहानी खत्म, तबाही, डन, राइट। सो इट डज इन help in synthesis and transportation of protein vesicles to the Golgi bodies. Smooth endoplasmic reticulum will do the synthesis of lipids. That's it. Done, my lord. Okay. Now it is going to send its things to the Golgi bodies. तो चलो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब आती है बारी हमारे Golgi bodies की। Golgi apparatus को हम प्लांट में AK, अरे बायो में ये AK ऑल्सो नोन एज, बहुत पढ़ने पड़ेंगे हमको, इसे बुलाते हैं हम डिक्टोजोम्स। क्या बुलाते हैं रे? डिक्टोजोम्स। डिक्टोजोम्स आर बेसिकली लाइक दैट पैकेजिंग सेंटर, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का गो डाउन हो, माल आ रहा है, इसको ये बराबर पैक कर रहे हैं और इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं। That's exactly what your Golgi bodies do. Now, what's the structure of this Golgi bodies? अगर इसको आप साइड से देखोगे ना, ऐसे लगेगा किसी ने पैनकेक्स की थप्पी लगा दी हो, राइट। तो ये क्या है? This are flattened, मैंने कहा ना पैनकेक की थप्पी लगा दी हो। So they are like flattened sac-like structures, membranous sacs stack over one another, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ऐसे लगेगा पैनकेक को आप साइड से देख रहे हो। Imagine that, and that will sort the structure imagination of Golgi bodies for you. राइट, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इसके पास लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से रहेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे वैक्यूल्स टूट के भी निकलते हैं, है ना। यहाँ से ये आ रहा है एक वेसिकल लेके, तो ये यहाँ पे रुकेगा, तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा? वेसिकल्स रहेंगे, वैक्यूल्स रहेंगे, ट्यूब्यूल्स रहेंगे, अलग अलग शेप्स, सेम चीज़ की, ठीक है। ये आपके आरबीसी में नहीं होती भाई, राइट। आरबीसी में जगह ही नहीं है, उसने तो न्यूक्लियस को ही निकाल बाहर कर दिया, उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी नहीं रखा, और गोल्जी एपरेटस ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीज़ों को उसने निकाल बाहर कर दिया ताकि उसका शेप बाई कॉनकेव बन जाए। ये स्पर्म में भी मौजूद नहीं होती है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूर होता है, राइट। आओ अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज, राइट। ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं आपकी mRNA से। डीएनए ने mRNA के फॉर्म में मैसेज भेजा और इस मैसेज को पढ़ने वाले हैं आपके राइबोसोम्स, तब जाके बनते हैं आपके प्रोटीन्स, राइट। सो दे आर द स्मॉलेस्ट अमॉर्फस सेल ऑर्गेनल्स, राइट। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है, अमेम्ब्रेनस है, बिल्कुल कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, अमेम्ब्रेनस। दिस इज द ओनली ऑर्गेनल गाइज विच इज ऑल्सो फाउंड इन योर बैक्टीरियल सेल्स। ये आपकी बैक्टीरिया में भी मिलेगा क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो ये बना किस चीज़ से है? ये बना है प्रोटीन से, ठीक है, ये बना है प्रोटीन से एंड आरएनए से, या यहाँ पे है ना, ये बना है प्रोटीन्स प्लस आरएनए से बेटा, ये बना है प्रोटीन्स प्लस आरएनए से, राइट। और फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते हुए आपको मिलेंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे ऐसे चिपक जाएंगे, राइट। ऑल दे गेट अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ बनी वो इसलिए रही है क्योंकि उसके ऊपर
आरएनए चिपक गए, सॉरी आपके राइबोसोम्स चिपक गए, राइबोसोम्स मतलब ही आरएनए, राइट। सो राइबोसोम्स चिपक गए और इतना ही नहीं, आपके राइबोसोम्स वहाँ पे चिपक गए, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आई बात समझ में, कंसेप्ट हुआ क्लियर? आओ ठीक है, अब बात करते हैं आपके लाइसोजाइम्स की। लाइसोजाइम्स कहाँ से निकलते पता है? कौन है इनकी मम्मी? इनकी मम्मी है गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस जो कि बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना, मॉडिफाई करते हैं, तो बनाते मॉडिफाई करते हैं मोस्टली, तो उन्हीं में से एंजाइम्स, हार्मोन्स भी वहीं पे मॉडिफाई होंगे। सो द lysozymes which is having like 40 plus hydrolytic enzymes over there, those are coming from Golgi bodies. इन्हें हम suicidal bag के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये फटा तो सेल गया, राइट? सो दैट इज व्हाई lysozymes are called as the suicidal bag. अब यहाँ पे they are single membrane bounded structures coming from the गोल्जी एपरेटस, ये बनते गोल्जी एपरेटस से ही है फॉर्म, राइट? दे हैव 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक मतलब ये किसी को भी तोड़ सकता है, किसी को भी, मतलब लिपोलाइटिक, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सबको तोड़ने की क्षमता रखता है ये। प्रोटीन्स, लिपिड्स, सबको सबको, कार्ब्स को, सबको, राइट? सो दे आर काइंड ऑफ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, बट गुड for us because they destroy any foreign substances which are not supposed to be there in the cell. They destroy the old debris, they also digest the old organelles in the cell, so they act like a dustbin, they act like a janitor जो सब साफ करके रख रहा है सेल को, right? And they dissolve कार्टिलेज ड्यूरिंग द बोन फॉर्मेशन। अब आप जानते हो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो बोन्स है वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तो द नंबर ऑफ बोन्स आर काइंड ऑफ रिड्यूसिंग। कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है? तो ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि दे स्टार्ट फ्यूजिंग, और फ्यूजिंग के वक्त हमें ये कार्टिलेज को कहीं कहीं से निकालना पड़ता है। देयर ऑल्सो दिस लाइसोजाइम विल वर्क, राइट? सो दैट्स द सुसाइडल बैग, द लाइसोजाइम फॉर यू। देन कम्स द प्लास्टिड। भैया प्लास्टिड जो है ये प्लांट के लिए है, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट, हमेशा याद रखियो कि ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है? प्लास्टिड आर लाइक दोस कलर्ड बॉडी, ये ना क्रेयॉन्स है ऑफ द प्लांट किंगडम। ये दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है, राइट, द मोस्ट कॉमन वन। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, अलग अलग प्लास्टिड्स होती है। क्रोमोप्लास्ट जो ऑरेंज रेड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट होते हैं, राइट? दे आर बेसिकली डबल मेम्ब्रेन ग्रैन्यूल्स एंड कंटेन डीएनए एंड एंजाइम। क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया। सो दे आर लाइक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। नाउ व्हाट्स द फंक्शन? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट? Trap the solar energy for photosynthesis, store in starch like your leuco. Leuco का मतलब क्या है? ये वर्ड क्या बताता है? कि white है, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर का प्लास्टिड सबसे ज्यादा पाया जाता है पटाटो। देखा कभी? हाँ, काट के, अरे हाँ मैम आज ही सुबह खाई मैंने सब्जी पटाटो की, ठीक है, आज घर में बनी थी मेरे पटाटो कैप्सिकम। तो क्लोरोप्लास्ट भी खाए और ल्यूकोप्लास्ट भी खाए मैंने आज। तो दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट भी खाए क्योंकि भैया ने उसमें टमाटर भी डाल दिए थे। तो हाँ, सारे प्लास्टिड्स खाए आज मैंने। तो दैट्स योर प्लास्टिड्स गाइस। इसके बाद आता है द बॉस ऑफ द सेल, द न्यूक्लियस, राइट? सो दिस न्यूक्लियस इज बेसिकली द मेन कैरेक्टर एनर्जी। ओके, दिस गाय इज द मेन कैरेक्टर एनर्जी। ये भाई ऐसा है कि ये लार्ज ऑर्गेनेल है, ये सेंट्रली प्लेस्ड है। दिस इज गोइंग टू स्टोर द जेनेटिक मटेरियल, योर डीएनए ओवर देयर इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन का मामला है और इसके ऊपर होते हैं पोर्स। अब इस पोर्स में होते हैं सब्सटेंसेस की आवन जावन, राइट? सो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हैपेंस थ्रू दिस पोर्स। Easy peasy lemon squeezy guys, right? So they regulate the growth of and the reproduction in the cell, transfer the hereditary material, पुश्तैनी चीज़ों को transfer करते हैं, right, from one cell to another, to one generation to another generation of cells. Heredity क्योंकि यहाँ पे genetic material को store कर रहा है। आई बात समझ में?
चलो मेन कैरेक्टर एनर्जी के बाद इसके अंदर और एक चीज मौजूद होती है जो कि है न्यूक्लियोलस. गाइस ओलस, न्यूक्लियोलस, दिस इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस. ये क्या है? ये भी एक मेम्ब्रेन है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है वैसे, राइट. एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. दिस वंस आर दी RNA फैक्ट्री. यहाँ पे बनते हैं आपके RNA. दे टू फॉर्म द RNA एंड स्टोरेज ऑफ RNA. ये है वो जो राइबोसोम बनाता है. ये RNA बना रहे हैं गाइस, ये सिर्फ ऐसे वैसे RNA नहीं बना रहे, ये RNA बना रहे हैं. अब देखो कंसेप्ट का कैसा लगेगा तड़का, आ जाओ बताती हूँ. ठीक है, सो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में हल्का हल्का सा पोर्स होते हैं, राइट, छोटू छोटू पोर्स होते हैं, है ना, ये होते हैं पोर्स. फिर इसका जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमैटिन इधर उधर स्प्रेड आउट है. अब यहाँ पे बीच में क्या है? इस बीच में है आपका न्यूक्लियोलस, बिल्कुल ऐसा डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर. इसका काम क्या है? राइबोसोम बनाना. तो ये राइबोसोम बना रहा है, राइबोसोम, ये RNA बना रहा है, RNA बना रहा है. क्या बना रहा है? RNA, राइबोसोमल RNA प्रोटीज, जो राइबोसोम्स के काम आएगा, राइबोसोम बनाने के काम आएगा. अब देखो आपकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इटसेल्फ गेट्स एक्सटेंडेड. ये जो है भैया, यही तो एक्सटेंड कर जाती है आगे को. ठीक है, यही एक्सटेंड कर जाती है और पूरा इस तरीके का जाल, एक मेश बना देती है. ठीक है, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई बात समझ में? अब इस राइबोसोम को बाहर निकलना है. ठीक है, इस राइबोसोम को बाहर निकलना है, इसके पास एक ही रास्ता है. तो ये यहाँ पे जाएगा और कुछ जो राइबोसोम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चंगुल में आ जाते हैं, वो फंस जाते हैं इसी जंजाल में, तो वो अपना बसेरा यही बना लेते हैं. ठीक है, अब क्या हो गया? दे गेट एम्बेडेड ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब कुछ राइबोसोम जो है वो यहाँ से बाहर को भी आ सकते हैं कि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में उन्होंने जंप मार दिया, तो सम ऑफ देम आर फ्री, राइट. अब इस प्रकार से बेटा ये बन गई आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, बिकॉज देयर इज एम्बेडिंग ऑफ दोज राइबोसोम्स. तो समझ में आया कहाँ से शुरू हुआ ये, राइट. तो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था, राइबोसोम वहाँ से बना, बाहर आने की कोशिश की. तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं लेकिन क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फैला हुआ है जाल, राइट. तो उसमें जब फंस जाते हैं तो RER बना देते हैं, है ना. बढ़िया कंसेप्ट, मज़ा आया. हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट लाइक बटन. अब यहाँ पे आते हैं हमारी बारी सेंट्रियोल्स की. सेंट्रियोल्स जो है ये बेसिकली अगेन दे आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास रहेंगे, राइट. दो बैरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जो है उसे हम कहेंगे सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल्स जब साथ आएंगे उसे हम कहेंगे सेंट्रोसोम्स. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या एक है, अलग है? क्या है यार, एक ही है, राइट. सेंट्रोसोम्स दो सेंट्रियोल्स की मदद से बनते हैं. अब इनमें क्या है ना, ये माइक्रोट्यूबुलिन से बने होते हैं और ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं. दे हेल्प इन द सेल डिवीजन, राइट. अब they regulate the cell division, forms the spindle fibers with the help of the astles. भाई क्या है? अरे देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, तो ये आपके बैरल शेप स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, ये आपके बैरल शेप्स माइक्रोट्यूबुलिन से बने हुए दो इस प्रकार से आपके सेंट्रियोल्स रहेंगे. ये तो बात आपको समझ में आ गई, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, राइट. अब सेल डिवीजन के वक्त क्या होता है कि ये डिवाइड करते हैं और दो बन जाते हैं ऐसे. तो अब सेल डिवीजन के वक्त आपको दोनों साइड दिखाई देंगे ये. ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों साइड आपको दिखाई देंगे. अब क्या होता है? नाउ दे स्टार्ट टू स्प्रेड आउट द स्पिंडल फाइबर्स. अब ये स्पिंडल फाइबर्स को यहाँ पे भेजना चालू कर देते हैं. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच हो जाते हैं कहाँ पे? जाके अटैच हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर. ठीक है, कहाँ पे अटैच हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच हो रहा है. सो ये रहा एक क्रोमोसोम, है ना, ये रहा इसका दूसरा पार्ट. सो ये क्रोमोसोम से अटैच हो जा रहे हैं.
और क्योंकि ये क्रोमोसोम से अटैच हो जा रहे हैं, नाउ दे हेल्प, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ मेटाफेज। ये क्या है बेटा जी? ये मेटाफेज है ऑफ योर राइट, दिस इज द मेटाफेज ऑफ योर सेल। ये आपके सेल की मेटाफेज है राइट, ये आपके सेल की मेटाफेज है, जहाँ पे एक लाइन में सब खड़े हो गए। ये स्पिंडल फाइबर आया, फिर एस्ट्रस किसको बुलाया मैम? अरे ये यहाँ से जो ऐसे तारों जैसे निकलेंगे तो ये दिखता है लाइक अ स्टार, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एस्टर। आई बात समझ में? चमका कि नहीं चमका बताओ? आखिरी काम अब हमारे रहे बारी बात करने की ऑफ द नॉन लिविंग पार्ट्स लाइक योर वैक्यूल्स एंड द ग्रैन्यूल्स। तो ये जो वैक्यूल्स है ये नॉन लिविंग पार्ट है। वैक्यूल इज बेसिकली, इसका आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाता है। इसमें फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है भाई, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड फिल किया जा सकता है। सेल सैप जिसे हम बुलाते हैं, जिस भी चीज़ को स्टोर करना चाहे, फिर चाहे वेस्ट हो, स्टार्च हो, फूड हो, कुछ भी हो राइट, पानी हो, इस सारी चीज़ को ये स्टोर कर सकता है राइट। इट कैन स्टोर सब्सटेंसेस लाइक पिगमेंट्स, वेस्ट, फूड प्रोडक्ट्स, कुछ भी। सो इट हेल्प्स इन गिविंग द टर्जिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी मतलब क्या? द प्रेशर, the turgidity is basically the tightness of the cell. It's because of the turgid pressure. This pressure is exerted on the cell membrane, जिसकी वजह से सेल जो है मोटा होता है। तो आप पेड़ों को पानी देते हो एकदम ताज़े तवाने दिखते हैं, दैट इज अ टर्जिडिटी, वो टर्जिड है। जैसे हम उनको पानी, बाहर चले गए, पानी देना भूल गए, तो दे स्टार्ट विल्टिंग, मुरझा जाते हैं। सो दैट इज लाइक यू नो फ्लैसिड, द सेल्स आर लूजिंग वाटर, दैट्स व्हाई दे बिकम फ्लैसिड। तो टर्जिडिटी इज बेसिकली द टाइटनेस, द प्रेशर, द टर्ग ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो नॉन लिविंग पार्ट है वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल इज बेसिकली द नॉन लिविंग पार्ट, अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल्स, यू कैन सी ओवर देयर, ड्रॉपलेट्स है ऑफ ऑयल हो सकता है, दे कैन बी द ग्रैन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन लाइक इन द प्लांट्स, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स वहाँ पे हो सकते हैं, फैट के ग्रैन्यूल्स वहाँ पे हो सकते हैं, लिपिड्स, हाँ, एज फूड, छोटे ग्रैन्यूल्स वहाँ पे हो सकते हैं इन द सेल्स, है ना। तो इसे हम कहते हैं द ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स भी कैसे है? नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है। आओ, तो अभी तक हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स देखे, अब देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट। आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी कहेंगे, तो जाना नहीं, बने रहो। यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर aiming to observe the structure of cell in the epidermis of the onion peel। तो हमने क्या करना है भाई, हमें क्या क्या चाहिए? For this purpose we need the onion bulb, पहले तो कांदा चाहिए राइट। Then we need the knife, I don't know, I call it कांदा, I don't know what do you call, right? Then we need a watch glass, right? एक छोटा सा कांच की प्लेट समझ लो, उसे वॉच ग्लास कहते हैं। Pair of forceps, चिमटा, right? Epsom salt, slide, cover slips, water and the brush, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है? प्रोसीजर, अनियन को कट कीजिए, कट करने के बाद उसके चार बड़े बड़े टुकड़े कर दीजिए, फिर उसको ग्राइंडर में डालिए और तड़का लगा दीजिए। अरे नहीं रुको, फिर वहाँ से एक जो पीस है उसमें से आप एक स्केल ऑफ अनियन को वहाँ से हल्का सा छीलना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर थंब एंड देन फोर फिंगर इन अ कॉनकेव इनर मैनर। ऐसा है, इसे बिल्कुल ऐसे प्यार से छीलना है प्याज को, ठीक है। देखो, ठीक है, इसको तोड़ा, हाँ, और इसको बिल्कुल प्यार से एक पतली लाइन वहाँ से निकाल दी हमने, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ऑन अ स्लाइड ऑफ कोर्स, placing the cover slip on top of it. So remove the outer peel with the help of forceps and then stain solution। यहाँ पे हम डाई भी लेंगे, है ना, एक दो ड्रॉप ऑफ डाई, एंड देन द इप्सिन सॉल्ट इज प्लेस्ड ओवर देयर, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि बाद में हम वॉश द पील आफ्टर स्टेनिंग फॉर 2 to 3 seconds, उसको नॉर्मल पानी से धो देते हैं। नहीं तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर डाई के साथ ही देखोगे ना, तो वो पूरा का पूरा वैसे ही दिखेगा, काला, राइट, क्योंकि नीला डाई हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, क्रिस्टलाइन हम क्रिस्टल वायलेट यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट डाई। सो नाउ प्लेस इट ऑन द स्लाइड एंड कवर इट विद द कवर स्लिप। हाँ, कर दिया हमने, हम समझ गए।
That's what you are seeing right now under the microscope. So you are seeing very well defined cell walls. ठीक है, बढ़िया सेल वॉल्स आपको दिखाई दे रही है. और क्या दिखाई दे रहा है बेटा, इसके न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी पेरीफेरी पे है ऑफ द सेल्स. मतलब सेल यहाँ पे खाली है लेकिन न्यूक्लियस इसके पेरीफेरी पे है. पेरीफेरी पे है मतलब साइड्स में है, खिसके हुए है. क्यों? क्योंकि प्लांट है ना, लास्ट सेंट्रल वैक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट ओवर देयर. तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल, राइट, और टिश्यू ओवर देयर, एपिडर्मिस, जहाँ पे हमने न्यूक्लियस देखा, सेल वॉल देखी, और ये जो अंदर का मटेरियल है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं वो भी देखा. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल. अभी जैसे हमने वहाँ पे कहा कि प्लांट सेल इज बेसिकली सराउंडेड बाय द सेल वॉल. यहाँ पे सेल वॉल है. एनिमल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती. अगर सेल वॉल होती और किसी ने हमें गुगली वुगली विश कर दिया होता तो सेल क्रैक हो जाती. जैसे आप पत्ती को चिमटा ले लो तो क्रैक हो जाती है, वैसे आपके चिक्स क्रैक हो जाते, लेकिन नहीं होते ना, क्योंकि सेल वॉल नहीं है. अरे वी नीड टू मूव, राइट, सो वी कैन नॉट हैव सेल वॉल्स. नाउ we need elasticity, घूमना फिरना है. So plastids are present over here, therefore they can perform chloroplast. इससे मुझे जलन होती है. I always feel कि काश क्लोरोप्लास्ट हम में भी होते, हम भी कहीं धूप 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 कह के चिल्लाते, right? Then we have the plastids here, obviously absent animals. यहाँ पे vacuoles, large space, 90% of the plant cell का जगह यही खा जाता है. ठीक है. Vacuoles are rare and is present in small scale. Vacuoles occupy large scales over here, and vacuoles are rare, and if present, they are present in very small. The chotu are not present at all. ठीक है. Vacuoles, we did this. Vacuoles are rare and present in small scales. Now, cells, let's recap. It's time to recap. Cell, the independent unit of life. हमने क्या क्या सीखा अभी तक? हमने देखा कि it's the structural and functional unit of life. राइट हमने देखा कि इसे हम कैसे समझते हैं. तो नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. देन सेल साइज भी हमने देखा. राइट, सेल साइज, स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, माइकोप्लाज्म याद है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. देन यू हैव लार्जेस्ट सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच एग्स जिसके बारे में हमने बात की. लॉन्गेस्ट सेल द वेगस नर्व्स इन द जिराफ, 3 मीटर लंबी हो सकती है. ठीक है. फिर दे आर प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ दिस सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. तो प्लांट्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड सारे ही मौजूद होते हैं, एनिमल्स में नहीं मौजूद होते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड ओवर हियर. चलो, इट्स टाइम फॉर द क्विज गाइस. That's the very first one coming over here. What is the typical size or range of most eukaryotic cell? सबसे बढ़िया रेंज कौन सा रहेगा? यूकैरियोटिक मतलब प्लांट और एनिमल का सेल रहेगा बेटा जी. तो ध्यान से बताना कि क्या रेंज रहेगा आपके सेल का. ठीक है. तो ये रहेगा इसका साइज. ठीक है. चलो बताते जाओ आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Which cellular structure is primarily responsible for maintaining the shape of the plant? Plant shape को कौन maintain करके रखता है? Right? It is your cell wall. Are you guys getting it correctly or not? Tell me. फिर, the cytoplasm of the cell is mainly composed of which substance? Cytoplasm of the cell. हमने बात की थी 90% of पानी. So it is water, right? It is water. That's it, and we have done this chapter. Congratulations to you. You have completed the revision of Cell the Unit of Life. Next class को भी ऐसे ही फटाफट smart revise कराएंगे. तो see you there. Don't forget to like, share and subscribe. Eagerly waiting for your comments and to see you in the next class. Bye-bye.